नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। एजुटेक प्रस्तुत करता है डीएलएड पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन श्रृंखला भाग 14, जिसमें हम मिस्र सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला की अगली कड़ी भाग 3। आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। एजुटेक प्रस्तुत करता है डीएलएड पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 14 मिस्र की सभ्यता, जिसके इस श्रृंखला के सीरीज का भाग 3 प्रस्तुत किया जा रहा है। तब आप अगर इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं द एजुटेक के साथ भाग 3 में। भाग 3 के अंतर्गत हम जानेंगे नील नदी घाटी सभ्यता का इतिहास। इसमें है मिस्र सभ्यता को जानने की स्रोत, तिथिक्रम और पूरा स्थल। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके परिचय हैं और इसके बारे में कौन से स्थल हैं, स्रोत हैं। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता का परिचय है। मिस्र की सभ्यता हम इसके पहले एक पूर्व वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि कब से शुरू हुई, क्या है उसकी विशेषता और उसके जो दोष हैं कौन कौन से हैं, खूबियाँ क्या है। ठीक है, तो उसके आगे ये एक संक्षिप्त रिकैप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो 550 ईसा पूर्व के आसपास बसे हुए समुदाय जो नील नदी घाटी है वहाँ पर बसे हुए आगे बढ़ने लगे थे। नील नदी ने कृषि के लिए एक विशाल विश्वसनीय, यानी विश्वसनीय का मतलब ये है कि हाँ लगातार जल रहेगा ऐसा स्रोत, जल स्रोत और उपजाऊ मिट्टी प्रदान किया था। ठीक है ना, जिससे कि वहाँ पर क्या हुआ, लगातार कृषि संभव। परिणाम स्वरूप समय के साथ साथ ये समुदाय लगभग 31 ईसा पूर्व राजा नार्मन किसी एक समुदाय में राजा बना, और उसमें जो उसका नाम था नार्मन, उसने क्या किया कि इसमें जो ऊपरी और निचली और नील नदी घाटी थी, यानी इसका जो नील नदी का विस्तार तो बहुत लंबा है, तो उसमें ऊपरी स्थान पर और निचले स्थान पर जो लोग रहते थे उन सबको मिला करके एक राज्य का निर्माण किया, और उसी से यहाँ से सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। इसमें प्राचीन मिस्र के राजवंशी शासन और पुराने साम्राज्य काल की शुरुआत को चिन्हित किया गया, यानी इस घटना को ही यहाँ से पुराने राजवंश की उत्पत्ति और उसका सारे कुछ शुरुआत माना जाता है। मिस्रवासियों ने वास्तुकला, कृषि, लेखन, चित्रलिपि इनकी लेखन थी। कीलाकार मेसोपोटामिया की में प्रगति और समृद्धि प्रगति किया और एक समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ जटिल समाज का विकास किया। तो ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें है कि नील नदी घाटी इसे क्यों कहा जाता है। इसमें हम इसकी भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब आपके समक्ष प्रस्तुत है फिर से। कभी कभी प्राचीन मिस्र सभ्यता को नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता नील नदी के किनारे फली फूली है और लगभग 31 ईसा पूर्व की मानी जाती है। नील नदी ने कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान की और मिस्र वासियों ने उन्नत सिंचाई तकनीक की विकसित की। इन्होंने पिरामिड जैसी प्रभावशाली संरचनाएं बनाई, चित्रलिपि नामक एक जटिल लेखन प्रणाली भी विकसित किया, और उसके पास यानी इन लोगों के पास जो इन्होंने धार्मिक मान्यता के अंतर्गत बहुत ढेर सारे समृद्ध देवताओं का एक समृद्ध देवालय भी था। नील नदी में पूर्वानुमेय यानी अनुमानित बाढ़ समय मतलब एक निश्चित समय से नदी पर बाढ़ आती ही है के कारण तटीय क्षेत्रों में नवीन उपजाऊ मिट्टी का विस्तार होता रहा, जिससे कृषि में सुविधा हुई और क्षेत्र की समृद्धि में योगदान हुआ। यानी जब उपजाऊ होती जा रही है तो उत्पादन भी लगातार बना ही रहा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं हुई और लोग निश्चिंत होकर भोजन से निश्चिंत होकर अन्य कार्यों में आगे बढ़ते रहे। यह सभ्यता उत्तर पूर्व अफ्रीका में नील नदी घाटी पर लगभग 3100 ईसा पूर्व विकसित हुई और 3000 से अधिक वर्षों तक अस्तित्व में रही, यानी लगभग ये 3000 तक चली। तो ये सभ्यता नील नदी ने इस सभ्यता की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान किया, परिवहन की सुविधा भी प्रदान किया, इसलिए इस सभ्यता को नील नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे इसमें है नील नदी सभ्यता को जानने के लिए, मिस्र की सभ्यता को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत। देखिए स्रोत दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है पुरातात्विक, एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें है सबसे पहले चित्रलिपि शिलालेख, यानी जितने भी चित्रलिपि के माध्यम से प्राप्त कराए गए शिलालेख हैं, पत्थर पर स्मारकीय लेख हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर होती है। इसमें है पपीरस स्क्रॉल। पपीरस एक प्रकार का पेपर था, उसी के एक रोल बनाकर, पेपर क्या घास थी, घास से ही बना के उसी पर लिखा गया, तो एक स्क्रॉल बना के। मृतकों की किताब मेष का महाकाव्य, भजन और कविता मंदिर थी तो देवता भी थे तो उनके लिए भजन और कविताओं का भी निर्माण हुआ। तो बुद्धि साहित्य के अंतर्गत जो होते हैं गणित और इंजीनियरिंग, विज्ञान और शाही लेख के रानी राजाओं के द्वारा जो आदेश निकाले जाते थे। पौराणिक ग्रंथ, इनमें यहाँ पर बहुत से पौराणिक ग्रंथ थे। जीवन से संबंधित यानी सामाजिक जीवन से संबंधित भी कुछ नियम भी बनाए गए थे। उससे साहित्यिक ऐतिहासिक शिलालेख बाइबिल है, हेरोडोटस का इतिहास है, खासतौर से मिस्र का घाटी घाटी का इतिहास, अफ्रीका का इतिहास, और डायोडेरस के भी लेख हैं, और मनिथो मनिथो कविता है, तो इन्होंने कविताओं का संग्रह भी किया। राजाओं के नियम बनाए जाते थे का जो संग्रह था उसी को कानूनी ग्रंथ भी यहाँ पर कहा गया। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसके पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में आपके सामने आता है चित्रलिपि
ना, एक साक्ष्य है। फिर पिरामिड है, मंदिर है, ममी है, उसके बाद है पेपिरस स्क्रॉल। यहाँ पर वही सेम है, साहित्य है भी और पेपिरस स्क्रॉल चूँकि बनाया गया तो वो एक स्रोत है, चाहे उसमें लिपि स्पष्ट हो या ना हो या नहीं लिखी गई हो, अगर स्क्रॉल है तो इसका मतलब ये इस तरह की चीज़ें थी। ओबेलिस्क एक मंदिर है, ठीक है। कला और मूर्तियाँ, जब मंदिर है, संरचनाएँ हैं तो इसमें कलात्मक भी होगी, संस्कृति भी होगी, तो उसी के अनुसार मूर्तियों का निर्माण भी होगा। वास्तुकला भी होगी जिसमें भवन और मंदिर संरचना या और सारी चीज़ें निर्माण की गई थी। उसके बाद रेसेटा स्टोन है। रोसेटा स्टोन एक तरीके से लिपि को लिखने के लिए ही बनाए जाते थे। वहाँ पर कई तरीके के आदेश हो सकते थे, सामाजिक हो सकते थे, कविता हो सकती थी, इस तरीके से। और कैनोपिक जार है, जो क्लियोपेट्रा के बाल की तरीके का एक संरचना थी, उसमें भी कुछ सूचनाएँ मिलती हैं। व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल। तो व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल, चूँकि व्यापार होता था तो उससे क्या होता था, दूसरे संस्कृतियों के साथ में, दूसरे सभ्यताओं के साथ में, दूसरे देश के लोगों के साथ में बातचीत होती थी और लगभग सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता था। फिरौन वहाँ का शासक था, राजा था, उसके बारे में जो जानकारी है राज्य के बारे में मम्मी के में मिला है। तो इस तरीके से जो सूचना मिली है वो है फिरौन के अंतर्गत। नील नदी प्रत्यक्ष प्रमाण है सारी चीज़ों को। देवता उनके उनके धर्म भी के हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मंदिर है, देवता है, मूर्तियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें मानी जाती है। कर्ण को लश्कर मंदिर के अवशेष भी मिले हैं खुदाई के बाद, तो इससे भी पता चलता है कि कर्ण को लश्कर जगह पर एक परिसर था मंदिरों का। राजाओं की घाटी, जहाँ पर राजाओं की घाटी का मतलब ये है, राजा घाटी नहीं रहते थे, यहाँ सावधान है, मतलब उनके कब्रिस्तान एक तरीके से कह सकते हैं, राजाओं का है। स्पिंकस, गीजा के स्पिंकस बहुत प्रसिद्ध है। या अबू सिम्बल एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद है थेब्स, एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, तो वहाँ पर ये भी मंदिर है। और अरमना भी इसी तरीके का एक मंदिर है। सक्कारा नेक्रोपोलिस, यानी टूटा हुआ खंडहर है सक्कारा में, तो उसका भी यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। तो इस तरीके से इसके पास साक्ष्य भी होते हैं जिसमें पुरातात्विक खनन के बाद ही हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इन्हें उसी क्रम में रखा गया है, जैसे इनको, जैसे हम साहित्यिक स्रोत में भी देखते हैं कि। तो फिर इसमें है इस सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख स्थल, तो जो जहाँ खुदाई हुई है उसी से संबंधित स्थल हैं ना, जहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं। तो गीजा नेक्रोपोलिस यानी गीजा में जहाँ पर इसके पिरामिड प्राप्त हुए हैं और स्फिंक्स मिला है। राजाओं की घाटी है, तो राजाओं की घाटी एक पूरा क्षेत्र है, इसी के नाम से राजाओं की घाटी कब्रिस्तान को कहा गया। कर्णक मंदिर परिसर है, लश्कर मंदिर परिसर है, ये पूरा जहाँ पर पाए जाते हैं खासतौर से मिस्र के आसपास का है। अबू सिम्बल मंदिर है, सक्कारा नेक्रोपोलिस है, अबीडोस है, थेब्स है, फिले मंदिर है, डेरा मंदिर का क्षेत्र है। और हस्तेपसट तानिस ये है पुरातात्विक स्थल क्षेत्र है। तो ये सारे इनके प्रमुख स्थल क्षेत्र हैं। आगे है इसमें पूरा कालखंड, इसका वर्गीकरण किया गया है कि मिस्र सभ्यता का जो वर्गीकरण है ये एक्चुअली प्राचीन सभ्यता नामक की किताब से लिया गया है सारा कुछ। मिस्र इतिहास को कई अवधियों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक राजवंश, पुराने साम्राज्य, मध्य साम्राज्य और नए साम्राज्य जैसी अवधियों में कालखंड में बांटा गया है। प्रत्येक कालखंड की विशेषता, विशिष्ट संस्कृति, राजनीतिक और स्थापत्य विकास है। फिर सभ्यता की दीर्घायु, राजवंश, पुराना राजवंश, मध्य साम्राज्य, नया साम्राज्य और मिस्र की सभ्यता के बाद के काल के वर्षों में जानकारी यहाँ पर देते हैं। आइए चर्चा करते हैं। पूर्व राजवंश का काल 6000 से माना जाता है और 3185 ईसा पूर्व। पुराना साम्राज्य जो होता है, इसके बीच में देखिए गैप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संस्कृति खत्म हो गई, लेकिन बीच में वो संक्रमण काल लेते हैं। संक्रमण काल का यहाँ पर नहीं दिया है, जो मुख्य रूप से है 2686 से 2181 तक। फिर मध्य साम्राज्य में होता है 2055 से 1650 तक। नया साम्राज्य 1550 से 1070 ईसा पूर्व तक। बाद की अवधियाँ 1070 ईसा पूर्व के आगे हैं। ठीक है, ये इनके प्रमुख वर्गीकरण हैं। इसमें अब माइक्रो अगर हम देखते हैं तो फिर उसमें छोटा छोटा अधिक है। फिर यहाँ पर एक मिस्री सभ्यता में जो इतिहास मैंने थोर ने जहाँ कवर किया था उसके अनुसार है साहित्यिक चक्र एक है। साहित्यिक, अगर सीरियस स्टार के बारे में जाने तो उसमें एक निश्चित क्रम पर उसमें एक जगह का इनको परिवर्तन दिखाई पड़ता था। उसी के अनुसार इनका क्या हुआ, एक सैतिक चक्र बनाया गया जिसके अनुसार 1460 वर्षों का एक चक्र होता था, जो ठीक सौठिक चक्र जिसे कहा जाता था, उसी को हम सौठिक चक्र भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना। इसके अनुसार मिस्र सभ्यता के प्रमुख युगों का तिथिक्रम इस प्रकार है। तो इनकी जो शुरुआत मानी जाती है 3400 ईसा पूर्व से मानी जाती है, जिसे प्रागवंशी, यहाँ पर कोई वर्ग जो वंश है, राजवंश था, उसका एकदम प्रारंभिक रूप जहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद है 3400 ईसा पूर्व में मेनिस द्वारा संयुक्त राज्य की स्थापना। मेनिस यहाँ पर पहली बार संयुक्त किया गया था, उत्तर और निचले ना, ऊपरी और निचले राजवंशों को जोड़कर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया। फिर उसके बाद प्रथम दो वंशों का शासन शुरू होता है, इसमें जो थे 3400 से बाद से 3800, उसके बीच में बताया इतना अंतर है, तो 2680 तक। 2680 फिर प्रथम दो वंशों का शासन हुआ। उसके बाद फिर है प्राचीन राज्य युग या पिरामिड युग शुरू होता है 2680 से 2474
2475 ईसा पूर्व। 2475 ईसा पूर्व में क्या हुआ, प्राचीन राज्य युग और पिरामिड युग शुरू होता है, जिसके अंतर्गत आता है तीसरे से छठवें वंशों तक का शासन। ठीक है, यानी ये लंबा 6 से कौन कौन से वंश, प्रथम 2 वंशों का शासन 3400 से 2680 का होता है। उसके बाद 2680 से 2475 तक तीसरे से छठवें वंश का शासन शुरू होता है। इसके बाद सामंती युग आ जाता है। सामंती युग के दौरान ये पूरा कालखंड होता है 7वें से 10वें वंश का शासन होता है, जिसमें 2475 से 2160 ईसा पूर्व का समय है। अब 2160 से फिर आ जाता है 1788 ईसा पूर्व तक मध्य युग शुरू हो जाता है, मिस्र सभ्यता का मध्य राज्य युग। इसमें 11वें से 12वें वंशों का शासन माना जाता है। इसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं तो सामंतों के संघर्ष और हिक्सोस आधिपत्य का युग, यानी हिक्सोस एक राज्य है, उसमें पूरा संघर्ष हुआ, उसमें स्थापित जो राज्यवंश होता है उसकी बात कही है। तो 1788 से 1580 ईसा पूर्व तक ये पूरा एक कालखंड था, जिसमें है 13वें से 17वें शासन तक का पूरा राजवंश होता है। फिर ये 1500, ठीक है, से 1060 ईसा पूर्व तक, यानी 1060 ईसा पूर्व तक साम्राज्य युग शुरू हो जाता है, जिसमें 1820वीं शासन का काल माना जाता है। इसके बाद फिर 260 से 663 ईसा पूर्व आंतरिक दौर्बल्य विदेशी आधिपत्य का युग शुरू होता था। एक तरीके से फिर यहाँ पर सभ्यता बिखर गई 1060 तक। उसके बाद यहाँ पर जो बाहरी आक्रमण शुरू होते हैं, तो सभ्यता का अंत मान सकते हैं कब शुरू हुआ, 1070 और 1060 ईसा पूर्व इसका खत्म हो गया था। 3000 का लगभग इसमें अंतराल होता है। इसमें हुआ फिर क्या, आक्रमण भी शुरू हुआ और 21वें से 25वें वंशों तक शासन के बीच का ये पूरा चलता रहा ना। तो सोचिए 400 साल में 30 21 से 5 4 राजवंश आए। फिर उसके बाद 663 से 525 ईसा पूर्व साहित्य युग होता है, जिसमें 26वें का शासन 26वां वंश शुरू होता है। फिर 525 से होता है 332 ईसा पूर्व। तो 332 ईसा पूर्व ईरानी आधिपत्य और विद्रोह का युग शुरू हो गया था, यानी मिस्र सभ्यता में विद्रोह हो गया था, जिसमें शासन हुए थे, उसमें ईरान का भी आक्रमण हुआ यहाँ पर, तो ईरानी आधिपत्य हो गया। और 26वें से 27वें जो इसमें शासक वंश था उसका यहाँ पर काल माना जाता था। इसके बाद 332 ईसा पूर्व के बाद यूनानी आधिपत्य यहाँ पर स्थापित हो गया था। तो ये एक जो शोधित चक्र है उसी के अनुसार इसका कार्यक्रम इतना लंबा यहाँ तक दिखाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे हम चौथे भाग में आते हैं, तो इसमें हम इनकी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करें, जिसमें है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाज परंपरा के बारे में। तब तक के लिए दयजुट टेक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।